नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपके व्यावसायिक अध्ययन की पहली पुस्तक के तीसरे अध्याय का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। हमारे अध्याय का नाम है व्यावसायिक पर्यावरण। बच्चों, इसके पहले भाग में हमने व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व, उसकी विशेषता, अर्थ व उसके आयामों की चर्चा की। हमने कई ऐसे उदाहरण लिए जो गत वर्षों में हमारे अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिले हैं। हमने उन उदाहरणों के जरिए व्यवसायों पर इनके प्रभावों को भी देखा। हमने देखा कि कैसे एक व्यवसाय के लिए अपने पर्यावरण को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने यह भी देखा कि एक व्यवसाय के 5 मुख्य आयाम होते हैं जो उसके व्यावसायिक पर्यावरण का हिस्सा बनते हैं। ये 5 आयाम थे: आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी व विधिक पर्यावरण। ये पांचों तरह के पर्यावरण व इसमें होने वाले बदलाव व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। बच्चों, आज हम ऐसे ही कुछ परिवर्तनों या कुछ बदलावों की बात करेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ समय में हुए हैं, और फिर हम देखेंगे कि व्यवसायों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है। बच्चों, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को थोड़ा शुरुआत से जानें, जैसा कि आप अपने अर्थशास्त्र में भी पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी और उस वक्त क्या परिवर्तन हुए, उसके बाद उसमें आगे जाकर क्या परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि व ग्रामीण प्रकृति की थी, अर्थात अधिकतर लोग, बल्कि यदि हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 70% जनसंख्या भारत की सीधे तौर पर कृषि व उससे जुड़े हुए कार्यों में लगी हुई थी। भारत की आबादी मुख्यतः ग्रामीण आबादी थी। करीब करीब 80% जनसंख्या हमारे गांवों में रहती थी। उद्योग नाम मात्र के थे, और जो भी उद्योग थे उनकी बात की जाए या कृषि की बात की जाए, उनमें जो तकनीकी प्रयोग होती थी वो बड़े ही असंगत व निम्न श्रेणी की होती थी। समाज में चारों ओर तरह तरह की बीमारियां फैली हुई थी। ना केवल स्वास्थ्य की बीमारियां थी, बल्कि बहुत सारी सामाजिक बीमारियां भी थी। इनके कारण मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। कोई अच्छी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नहीं थी। भारतीय अर्थव्यवस्था व साथ ही साथ भारतीय समाज बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए, जिनमें कई तरह के औद्योगिक व कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार शामिल हैं। भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो भारतीय नेताओं ने सबसे पहले तो औद्योगिक क्षेत्र की कमान सार्वजनिक क्षेत्र को दी। निजी क्षेत्र को यानी प्राइवेट कंपनियों आदि को नियंत्रित करके रखा गया। भारत के आर्थिक विकास के कुछ मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए, जैसे कि जीवन स्तर को सुधारना, बेरोजगारी को कम करना, गरीबी को कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भरता एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया, क्योंकि भारत कई सारी आधारभूत वस्तुओं के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था। तो हमारा यह उद्देश्य था कि हम एक औद्योगिक आधार तैयार करें, एक सुदृढ़ आधार तैयार करें, जिससे कि हम जरूरी वस्तुओं के लिए किसी पर निर्भर ना रहें, हम आत्मनिर्भर बने। आय की असमानता को कम किया जाए ताकि गरीब अमीर के बीच जो अंतर है वो ना रहे। समानता पर आधारित समाजवादी विकास को बढ़ावा दिया जाए व व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को भी रोका जाए। ऐसे कई उद्देश्य थे जो आपको उस वक्त हमारे आर्थिक नियोजन की सोच को बताते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए कई आर्थिक सुधार किए गए। कृषि क्षेत्र में सुधार किए गए, जहां भूमि सुधार, हरित क्रांति मुख्य रहे। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर 1956 की नई औद्योगिक नीति लाई गई, जिसके अंदर सार्वजनिक क्षेत्र को बल दिया गया, निजी को नियंत्रण में रखा गया, लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। आयात निर्यात की बात की जाए तो आयात प्रतिस्थापन की स्थिति अपनाई गई। ये एक नीति अपनाई गई जिसके द्वारा आयात को कम करके आयातित वस्तुओं का घरेलू उत्पादन बढ़ावा दिया जाना था। ऐसी कई नीतियां रहीं जिन्होंने 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा तय की। लेकिन 1990 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था उससे पहले की नीतियों की कमियों के कारण एक बहुत ही बुरी अवस्था में पहुंच गई, जिसके कारण 1991 में
भारतीय सरकार को बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार करने पड़े, जो कि पहले की कमियों को ठीक करके अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर ले जा सके। इस कारण सन 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति के अंदर 3 मुख्य पहलू या कदम उठाए गए। पहला था उदारीकरण। उदारीकरण के अंदर किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यवसाय व उद्योगों को अनावश्यक नियंत्रणों व प्रतिबंधों से मुक्त करना। 1990 तक भारत में उद्योगों पर कई तरह के प्रतिबंध थे, जिनमें से सबसे मुख्य थे लाइसेंस की अनिवार्यता। 1990 तक के समय काल को लाइसेंसी राज भी कहा जाता है। तो ऐसे लाइसेंस परमिट के राज को समाप्त किया गया 1991 की नीति के अंतर्गत, ताकि उद्योग स्वतंत्र महसूस करें, वो अपनी गतिविधियों को बिना अनावश्यक रोक टोक के कर सकें, जिससे कि देश में उद्योगों को बढ़ावा मिले। दूसरे प्रकार के सुधार थे निजीकरण के सुधार। निजीकरण के अंदर यह समझा गया कि ऐसे सार्वजनिक उपकरण यानी सरकारी कंपनियां या उद्यम जो हानि में जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जो अकुशल हैं, जिनमें देश की जनता के करों का बहुत बड़ा पैसा व्यर्थ हो रहा है, ऐसे सार्वजनिक कंपनियों या सरकारी कंपनियों को या तो बंद करना था या इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका यानी सरकार की भूमिका को कम करके निजी भूमिका को बढ़ावा देना था, चाहे इसके लिए इन कंपनियों में सरकार को अपना अंश या हिस्सा ही क्यों ना बेचना पड़े। तो निजीकरण के अंदर एक जो सबसे बड़ा कदम होता है वो होता है विनिवेश का। इसका अर्थ होता है सरकारी कंपनियों या सार्वजनिक उद्यमों में सरकारी हिस्से अंश को निजी हाथों में बेच देना, अधिक से अधिक निजी व्यक्तिगत प्रबंधन को इन कंपनियों में लेके आना, ताकि कुशलता को बढ़ावा दिया जाए, लाभ को प्राप्त किया जाए। तीसरे प्रकार के सुधार थे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। अर्थात जब विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं एकजुट हो जाएं या एक दूसरे से मुक्त रूप से आसानी से लेन देन कर पाएं, आयात निर्यात कर पाएं, व्यवसाय कर पाएं, तो ऐसी परिस्थिति व विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस प्रकार की एकजुटता वैश्वीकरण कहलाती है। 1990-91 के बाद का समय वैश्वीकरण का समय भी कहा जाता है। तो भारत ने भी उसे अपनाया। भारत ने उस नीति को बदला जिसे आयात प्रतिस्थापन के नाम से हम जानते हैं, जिसके अंदर आयात निर्यात की मात्रा बहुत कम थी। भारत अन्य देशों उनकी अर्थव्यवस्थाओं से लेन देन बहुत कम करता था। वैश्वीकरण की नीति के अंदर ऐसे कदम उठाए गए जिससे कि आयात निर्यात को बढ़ावा मिले, देश का अन्य देशों के साथ लेन देन बढ़े, हमें बाहर की अच्छी तकनीकें प्राप्त हों, अच्छी चीजें सीखने को मिले, वह हमारे देश में विदेशी मुद्रा का संचार बढ़े। तो इस तरह 1991 में जो सुधार किए गए, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक तरह से पलट कर रख दिया। जो 1990 से पहले थी वो बिल्कुल बदल गई 1991 के बाद, और एक नई भारतीय अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। इस नई भारतीय अर्थव्यवस्था ने फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा है। हमारी अर्थव्यवस्था निरंतर तरक्की कर रही है, विकास कर रही है, और इसे विश्व की सबसे अधिक गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बहुत कम समय में पीछे जाएं और इन पिछले कुछ वर्षों में हुए कुछ बड़े आर्थिक बदलावों की बात करें, तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन। आप में से कई बच्चों को याद भी होगा, क्योंकि यह केवल लगभग 4 वर्ष पहले की बात है। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने यह घोषणा की। उन्होंने यह निर्णय लिया कि उस वक्त भारतीय करेंसी या मुद्रा में जो सबसे बड़े मूल्य की करेंसी नोट थे, 500 रुपए व 1000 रुपए के, इन्हें तत्काल प्रभाव से विमुद्रित कर दिया गया है। विमुद्रित करने का मतलब है इस घोषणा के तुरंत बाद से 500 व 1000 के जो नोट थे उन्हें भारतीय मुद्रा नहीं माना जाएगा। इस घोषणा के बाद 500 व 1000 के नोट कानूनी मुद्रा के अपने ओहदे या पद से हट गए। इसके बाद धीरे धीरे करके सरकार ने नई मुद्राएं लेकर आई, जिसमें 2000 रुपए के नोट भी थे, 500 रुपए के नए नोट भी थे। इसके बाद अन्य नोटों की भी नई प्रतियां निकाली गई। लेकिन जब डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण किया गया
तो 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट, जो कि उस वक्त हमारे यहाँ सबसे बड़े नोट थे, ये मुद्रा के पद से हट गए, अवैध बन गए, जिसके कारण देश में उपलब्ध या प्रचलित करीब 80% मुद्रा अवैध हो गई। यानी लोगों के पास देश में अर्थव्यवस्था में जितनी भी मुद्रा थी, जितने भी पैसे थे, यह अनुमान लगाया गया कि करीब 80% मुद्रा 500 व 1000 के नोटों के रूप में थी और वो अवैध हो गई। लोगों को समय दिया गया इस अवैध मुद्रा को बैंकों में जमा कराना, लेकिन उसके साथ नगद निकासी पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए ताकि सभी को अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ मुद्रा उस वक्त मिल सके। वह बड़ा ही कठिन समय था, लेकिन लोगों ने भी समझा कि उसके कुछ विशेष उद्देश्य थे। सरकार ने विमुद्रीकरण क्यों किया? इसके विशेष उद्देश्य थे भ्रष्टाचार को रोकना, आतंकी गतिविधियों को कम करना, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार से प्राप्त रकम या राशि को मुख्यतः बड़ी मुद्रा में ही रखेंगे, यानी 500 1000 में ही रखेंगे। आतंकी गतिविधियों में भी काफी ऐसे न केवल कानूनी मुद्राएं बल्कि नकली नोटों का भी इस्तेमाल होता है जो 500 व 1000 रुपए के होते थे। तो जब ये मुद्रा बंद हो गई तो भ्रष्टाचार व आतंकी गतिविधियों में कम होने का अनुमान या आशा की गई थी। काले धन को वापस लेने का भी एक उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार के जरिए कई सारे लोगों के पास जो काला धन उपलब्ध होता है, अब शायद वो उसे बैंकों में जमा कराएं, क्योंकि अब तो वैसे भी उसका कोई मूल्य नहीं रहा। तो सरकार ने इसके लिए भी कई योजनाएं दी, जिसके जरिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि यदि उन्होंने पहले अपनी आय को नहीं भी बताया तो वो बता सकते हैं, सरकार उन्हें कुछ माफ़ी देगी या उन्हें उतना जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, ताकि लोग प्रोत्साहित हों अपने काले धन की राशि को भी उजागर करने के लिए। तो इन उद्देश्यों के साथ विमुद्रीकरण को किया गया था। इसलिए अल्पकाल में काफ़ी दिक्कतें हुई लोगों को, लेकिन दीर्घकाल में धीरे धीरे इसके कुछ अच्छे असरों की या प्रभावों की भी कल्पना की गई। विमुद्रीकरण की इस नीति के कई प्रभाव हुए, जिन्हें हम कुछ विशेष क्षेत्रों के हिसाब से देख सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है। यदि हम मुद्रा दरों या ब्याज दरों की बात करें या मुद्रा में लेन देन की बात करें बच्चों, तो उस समय रोकड़ लेन देन में कमी आई, जो कि अब धीरे धीरे काफी कमी हो गई है। लोगों ने रोकड़ यानी कैश या नगद में लेन देन को छोड़कर अब डिजिटल लेन देन, तकनीकी लेन देन शुरू किया। लोगों ने अपने फोन, कंप्यूटर आदि जैसे उपकरणों की सहायता से लेन देन करना सीखा और धीरे धीरे उसमें काफी वृद्धि भी हुई, क्योंकि लोगों को अपने पास उपलब्ध 500 व 1000 की राशियों को जमा करना था बैंकों में। इस वजह से बैंक के जमाओं में भी वृद्धि हुई, वित्तीय बचतों में वृद्धि हुई। तो इसका परिणाम एक सकारात्मक परिणाम कहा जा सकता है, जो कि मुद्रा के क्षेत्र में पड़ा। यदि निजी संपत्तियों की बात की जाए तो निजी संपत्तियों में कमी आई, क्योंकि विमुद्रीकृत नोट नहीं लौटाए गए, जिसके कारण कई लोग जो अपना वो पैसा जिन्हें उन्होंने कर विभाग के सामने उजागर नहीं किया है, पहले ऐसा पाया जाता था कि वो उस पैसे को भूमि या भवन निर्माण आदि में लगाते थे, लेकिन जब लोगों ने उस काले धन को नहीं लौटाया और उसका वो अब उपयोग भी नहीं कर पाए, उसका वो निवेश भी नहीं कर पाए भूमि या भवन आदि में, तो इसके कारण भवनों की मांग, फ्लैट्स की मांग, घरों की मांग, जिसे हम रियल एस्टेट सेक्टर या क्षेत्र कहते हैं, उसमें मांग काफी गिर गई, जिसके कारण भूमि व भवनों के मूल्य भी गिर गए। सार्वजनिक क्षेत्र पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। डिजिटाइजेशन की यदि बात की जाए तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर भी बात की, लोगों ने डिजिटल लेन देन में वृद्धि की, डिजिटल लेन देन काफी बढ़ गए, भूमि भवन के मूल्यों में कमी आई, इसकी हम बात कर चुके हैं। कर संग्रह में भी वृद्धि हुई। इसका एक कारण यह भी था कि क्योंकि अब डिजिटल लेन देन ज्यादा होने लगे तो वहां पर करों की चोरी करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण करों का संग्रह भी बढ़ा, वह लोगों ने भी अपनी राशि जो उनके पास रखी थी उसे उजागर किया, तो उस पर कर लिया गया, जिसके कारण करों के संग्रह में भी वृद्धि हुई। तो ऐसे कई सारे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले, जैसे कि भूमि भवन आदि के मूल्य गिरे। हालांकि उपभोक्ताओं के लिए वो एक अच्छी बात है, लेकिन उस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए वो अच्छी बात नहीं है। अल्पकाल में लोगों को समस्या हुई, लेकिन धीरे धीरे डिजिटल भुगतानों में वृद्धि के कारण जब करों में वृद्धि होने लगी, कर चोरियां कम होने लगी, तो इसका अर्थव्यवस्था को फायदा मिलना शुरू हुआ। तो इस प्रकार विमुद्रीकरण ने हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया।
तो बच्चों, इस प्रकार के जब भी परिवर्तन अर्थव्यवस्था में होते हैं, चाहे वो 1991 के परिवर्तन हो, उसके बाद हुए अनेकों परिवर्तन हो, या अभी बिल्कुल कुछ समय पहले हुए विमुद्रीकरण जैसे परिवर्तन हो, इन परिवर्तनों या इन जैसे परिवर्तनों का व्यवसाय व उद्योग पर प्रभाव तो पड़ता ही है। इन प्रभावों में मुख्य प्रभाव यदि हम देखें जिससे व्यवसायों को जूझना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, उनमें सबसे पहली बात तो यह आती है कि प्रतियोगिता में वृद्धि पाई जाती है, जैसा कि 1991 के बाद हुआ। जब सरकार ने वैश्वीकरण किया, विदेशी कंपनियां देश में आने लगी, निजीकरण किया, उदारीकरण किया, तो देश की कंपनियां, उद्योग भी बढ़ने लगे, तो प्रतियोगिता में वृद्धि हो गई। तो जो पहले से उद्योग मौजूद होते हैं उनके लिए इसका असर यह पड़ता है कि उन्हें अपने आप को सुधारना पड़ता है, उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर करना पड़ता है ताकि वो प्रतियोगिता का सामना कर सके। इसके अतिरिक्त ग्राहक भी अधिक अपेक्षा रखने वाले बन जाते हैं, क्योंकि जब ग्राहकों को पता है कि उनके पास चयन के अवसर है, उनके पास एक ही तरह के उत्पाद के लिए कई सारे कंपनियों के चयन के अवसर हैं, तो वो अधिक अपेक्षा रखते हैं। वह कंपनियों से इस बात की आशा रखते हैं कि उन्हें अच्छे से अच्छी गुणवत्ता व विशेषताओं वाले उत्पाद मिलें। इसका उदाहरण यदि आप मोबाइल फोन के तौर पे लें, तो आज से करीब 20 साल पहले मोबाइल फोन की ज़्यादा कंपनियां हमारे देश में नहीं थी, गिनी चुनी एक दो कंपनियां थी। लेकिन आज जब आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो हर प्रकार के आपके पास चयन के अवसर हैं, कई प्रकार की कंपनियां आपके पास हैं, अलग अलग विशेषताओं को देखकर आप अपने पसंद का मोबाइल फोन खरीद सकते हैं। ऐसा लगभग सभी उत्पादों में आप देखेंगे। ऐसा पिछले कुछ समय में हुए आर्थिक परिवर्तनों के कारण हुआ है। प्रौद्योगिकी में जब परिवर्तन होता है तो उद्योगों को अपने आप को उससे अपडेट करना होता है, अवगत कराना होता है। जैसे जब डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण हुआ तो डिजिटल पेमेंट बढ़े, तो सभी व्यवसायों को भी खुद को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ना पड़ा, उसको उपयोग करना शुरू करना पड़ा। इसके अलावा जब जीएसटी लागू किया गया 2017 में, तो सभी व्यवसायों को अपने पास जीएसटी के सॉफ्टवेयर लेने पड़े, उनसे अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ा। तो व्यवसायों पर इसका प्रभाव तो पड़ा, उन्हें इसके अनुरूप खुद को ढालना भी पड़ा। एक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। अब इन सभी के लिए खुद को ढालने का मतलब क्या है? व्यवसाय खुद को नहीं ढालता। व्यवसाय का ढलना या व्यवसाय का बदलने का मतलब है व्यवसाय के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका बदलना, उनका उसमें ढलना। इसके लिए मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता पड़ती है। तो इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यवसायों को निरंतर अपने पास उपलब्ध मानव संसाधनों के विकास पर ध्यान देना पड़ रहा है। आज कंपनियां अपने कर्मचारियों यानी मानव संसाधनों के ट्रेनिंग या प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान देती हैं। समय समय पर उनका प्रशिक्षण किया जाता है ताकि उनके अंदर की कुशलताओं या गुणवत्ताओं में विकास हो, वो बेहतर काम करें। जब मानव संसाधन बेहतर होगा तो कंपनी का काम अच्छा होगा, प्रचालन अच्छा होगा, उसका निष्पादन अच्छा होगा। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो आया है कंपनियों में या व्यवसायों में, वह है बाजार अभिविन्यास। बच्चों, उद्यमों को या व्यवसायों को बाजार की ओर ध्यान केंद्रित करना पड़ा है। जब हमारी अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था थी तो कंपनियां या व्यवसाय केवल उत्पादन पर ध्यान देती थी। उनका मानना था कि जो भी वो उत्पादित करेंगे वह तो बिक ही जाएगा, लोग उसे खरीद लेंगे क्योंकि लोगों के पास और ज्यादा अवसर नहीं है। लेकिन अब व्यवसायों को बाजार पर ध्यान देना पड़ता है। उन्हें बाजार में लोगों की जरूरतों के हिसाब से अपने उत्पादों को बदलना पड़ता है, उत्पादों का निर्माण करना पड़ता है, और इसके बावजूद, इसके बाद भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए तरह तरह के योजनाएं, डिस्काउंट व स्कीम आदि चलानी पड़ती है। अब सारा ध्यान बाजार पर है कि बाजार को क्या चाहिए, बाजार में ऐसा क्या दिया जाए जिससे अधिक से अधिक क्रेता हमारे व्यवसाय की तरफ आए, ना कि प्रतियोगियों की तरफ जाएं। इस वजह से व्यवसायों का सारा ध्यान बाजार पर चला गया है। तो इस प्रकार के अनेक परिवर्तन जो कि व्यवसायों को देखने पड़े हैं, वह खुद को इसके अनुसार उन्हें ढालना पड़ा है। यह हुआ है व्यवसायिक पर्यावरण में होने वाले बदलावों के कारण। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार व्यवसायिक पर्यावरण किसी भी व्यवसाय के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। इसको समझना, जानना, खुद को इसके अनुरूप ढालना
व्यवसायों को तरक्की व लाभ के शिखर पर पहुंचा सकता है, वहीं ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जब कंपनियां खुद को नहीं ढाल पाती तो उन्हें अपने व्यवसाय को बंद भी करना पड़ता है। अतः व्यावसायिक पर्यावरण किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसे समझना बहुत अनिवार्य है। मैं आशा करता हूं आपको भी इसे समझने में सहायता मिली होगी। इन दोनों भागों को देखकर व आपको व्यावसायिक पर्यावरण से जुड़ी हुई सभी जानकारियां समझ आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। आज के इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।